कॉमरेड क्या ख्याल है कि ये जो बातें अभी हुई हैं, उन्होंने कहा रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लैक ऑफ सुपरविजन है, स्ट्रक्चर का फ्लॉ है, या ये जो सिस्टम मुसलसल एक एग्जिस्ट कर रहा है, प्रीवेल कर रहा है, जिसमें रट्टा सिस्टम को क्या ये कोई सिस्टमेटिक या अनकॉन्शियसली मतलब चीज़ों को कंडीशनिंग नहीं की जा रही इंसान की कि वो सिस्टम के साथ उसी सतह पे जाके अटैच रहे, और यहाँ पर जिस चेंज का ख्वाब हम देखते हैं वो चेंज कभी भी ना आ सके। इसके तरफ मेरा ख्याल है कि आपने तकरीबन बात वो कही की है जिस एंगल से मैं निसाब को देखता हूँ बुनियादी तौर पर। देखिए, निसाब हिस्सा है, पार्ट है नॉलेज प्रोडक्शन का। किसी सोसाइटी में आपने नॉलेज प्रोडक्शन कैसे करना है, तो बुनियादी तौर पर बड़ी देर बाद पहले हमें पता चला कि, और वो फूको ने हमें बताया, या हमें जो डिस्कोर्स एनालिसिस है पता चला कि यार देयर इज अ nexus between power and systematic production of knowledge। ये जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है ये कोई ऐसे ही पैदा होता है, ठीक है। जाहिर है इसमें कितनी बड़ी साइंस है, उन्होंने बयान की है अपना गौर रहमान साहब ने पूरा, हमें क्या क्यों, अच्छा ये सब कुछ क्यों हो रहा था। तो हम ना शुरू से ही अगर देखें, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा 20 मिनट में ये सारी बात खत्म करूँ। तो बुनियादी तौर पर हम तो यही समझते थे, देखें यार ये वॉयेजेस लिखी हुई हैं, ये लिटरेचर कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। तो हमें बाद में कुछ तकरीबन 1970s के करीब हमें जाके पता चला कि जब हमें कहीं जाके 1970s में जाके पता चला कि अंग्रेजों ने जो भी लिटरेचर लिखा था वो बुनियादी तौर पर उनके जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा था, जिसमें हमें इंफीरियर दिखाया गया था, जिसमें हमें कहा गया था कि हमारा तो आर्ट भी हाथियों जैसा है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमें बाद में पता चली, वो न्यूट्रल नहीं था। आप कोई पीस ऑफ लिटरेचर उठा के देख लें जो अफ्रीका के बारे में गोरे ने लिखा है, या आप तो साइंस का इवन नहर जो स्विस कैनाल है वो बुनियादी तौर पर एक ना हैबत तारी करना कॉलोनीज पे और साइंसेस, तो इवन साइंस का नॉलेज भी न्यूट्रल नहीं था। ये हमें पता चला, इसे हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल थिंकिंग। और उसकी वजह हमें क्यों ये सोचना पड़ा, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने कहा यार क्या वजह है हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंस नहीं खत्म हो रही। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है अभी तक, जिसे हमने न्यू कॉलोनियलिज्म कहा, फिर हमने कहा हमारी जो है वो पॉलिटिकल सिर्फ हमने इंडिपेंडेंस हासिल की है, ठीक है, वो बड़ी फॉर्मल सी है, हम सब पे आज़ाद नहीं हुए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या नहीं, कहीं जाके वो फिनॉन वगैरह पे बताते हैं कि नहीं बुनियादी तौर पर आपकी जो रूलिंग क्लास भी थी वो बुनियादी तौर पर इंटरनली कॉलोनाइज थी, वो समझती है वो इंफीरियर है, ठीक है ना। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है, तो हमें तो जाके बाद में पता चला। तो लिहाजा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ने कहा नहीं, हमें तो ये पूरे का पूरा जो हमारे बारे में लिखा गया है तारीख लिटरेचर उसे डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं री राइटिंग हिस्ट्री। हमें तो अपनी हिस्ट्री दोबारा वो इतनी बिगाड़ दी गई है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक क्योंकि वो पावर थी, कॉलोनियल पावर थी, तो वो जो नॉलेज प्रोड्यूस करती थी उसी एंगल से करती थी, और जिसके खिलाफ इकबाल बोल रहा है जब वो अपने अच्छा फिर वो जब जाते थे इंडिजिनाइटी को तलाश करते थे, फिर वो बेचारे कोशिश करते थे, तो ये सब एक फैक्ट। तो मेरे नज़दीक सिलेबस या पढ़ाया जो जा रहा था, जो निकाले का निज़ाम आपने शुरू में कहा कि क्लर्क पैदा करने थे, उन्होंने क्लर्क पैदा करने थे, उन्होंने ये ब्यूरोक्रेट पैदा करने थे जो आज भी वो क्या है, क्या मजमून लिखना आता है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी आता है, कि वो क्या है CSS का एग्जाम होता क्या है, ठीक है, लेकिन वो करता है और क्या बात है, क्योंकि उन्होंने किसी तरह के हुक्मरान पैदा करने, ठीक है, उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इंग्लिश कितनी अच्छी लिखता है, मजमून कैसा लिखता है, ये है क्या है, ये नॉलेज है। तो सबसे नालायक आदमी सबसे बड़े होने पे पाएंगे मेरे में PhD केमिस्ट्री का हो, वो ज़्यादा नहीं है कि वो जो जिसने वो डिजाइन दी है CSS के, उसके बाद नॉलेज है। तो कहने से मुराद है जिस तरह का पावर होती है वो उसी तरह का। तो लिहाजा अब मैं बड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये था हमारा। तो अब आपने देखा होगा कि हमारी जो आप हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने कंट्रोल किया, उसी ने इस मुल्क को चलाना था, या आपको भी बताओ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पैदा बना होगा नहीं बना होगा व्हाटएवर, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि अगर मैं कहूँ ना कि पाकिस्तान की स्टेट जिसे हम कहते हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने चलाया, वो क्या थी?
बड़ी सिंपल, उसकी दो खसूसियात थी। वो मुसलमान कोई नहीं था जिस तरह के हम समझते हैं। उस बात की है ये मैं अभी आपने, तो वो कौन थे? वो लिबरल थे और एंटी कम्युनिस्ट थे, क्योंकि वो कोल्ड वार की 30-40 साल की ट्रेनिंग उस वक्त को अरूज पे थी जब ये हमें आज़ादी मिल रही है, तो अंदर तक वो एंटी कम्युनिस्ट थे। लिहाजा हमारा सफर यहाँ से शुरू है, वो इस्लाम और ये वो सारा जो है अब फिर जब कोल्ड वार की जरूरियात पैदा हुई। अब देखिए पावर किस तरीके से आपके सिलेबस को बदलेगी। आप अपना पुराना सिलेबस उठा के देखिए, हम देखते हैं वो बड़ा अंग्रेजों के दौर की उसी तरह की नज़में, उसी तरह की वो इंग्लिश के लिटरेचर में चीज़ें थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें ज़रूरत पड़ी कोल्ड वार के लिए कि हमने बुनियादी तौर पर फिर वो सारी आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान और वन जो है टू नेशन थ्योरी और इस तरह का, अब आपने देखना होगा सिलेबस बदलना शुरू होता है। शरीफ का था एक थोड़ी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या सिलेबस बना सकते थे आप? उसकी बुनियादी वजह कि जो ये अभी हम 60s में जा ही रहे हैं अभी, तो वो दौर है, उसे हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल कंफ्यूजन का और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट था। आपका नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट फेल हो गया बाई 60। इंडिया का भी फेल हुआ। इंडिया इसी तरह का हिंदुत्व पैदा करना चाहता था जिस तरह वो आज पैदा कर रहा है। वो सारा ढोंग था वो 30-40 साल सेकुलरिज्म का, बुनियादी तौर पर उनके अंदर ये सर मैं कहना चाह रहा था ना, इंडिया ना पाकिस्तान, ये तमाम नेशन नहीं थी, इन्होंने जबरदस्ती हम इसे कहते हैं नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट जैसे हम कहते हैं। तो लिहाजा सिलेबस तो उसके मुताबिक पढ़ना था। लिहाजा 70s की जो डिबेट्स हैं सादर सही साहब, उसमें यही बहसें हो रही हैं लिटरेचर की भी, हम कौन है बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल कंफ्यूजन 60s का है। तो क्या है सिलेबस भी उसी हवाले से आप उसको तब्दील करना शुरू करते हैं। तो वो इस सिलेबस की कोई एक जैसे कहना चाहिए कोर नहीं बन सकी, ठीक है, कहीं तो लिहाजा ज़बरदस्ती हमें 80s में फिर आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान फिर ज़बरदस्ती पढ़ाया गया, ठीक है ना, ज़बरदस्ती इस्लाम हर जगह पे इस्लाम डाल दिया। क्या आपका जो पावर का प्रोजेक्ट था कोल्ड वार का, इंपीरियलिज्म का और आपकी जो फ्रंट लाइन स्टेट का प्रोजेक्ट था, उसमें उसी तरह का सिलेबस करना, निसाब इस तरह बनते हैं। चले वहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं। आगे अब जब ये कोल्ड वार की जरूरत खत्म होगी तो लिबरलिज्म की जगह क्या आ गया? इस्लाम। हमारे यहाँ तो इस्लाम था, तो बुनियादी तौर पर हम न्यू लिबरलिज्म या न्यू लिबरल इकॉनमी में दाखिल होते हैं। अब उसमें हमारा सिलेबस ने जो शक्ल इख्तियार की, अच्छा इन्होंने बड़े आराम से जो रियाज साहब ने बात बताई है, असल में हमने पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया। उसके बाद हमने, क्योंकि हमने नहीं लगाना था और उसकी वजह आ गया मैं वर्ल्ड बैंक की जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी है, लेकिन चूंकि वो सबको प्राइवेट एजुकेशन अभी फॉरन नहीं दे सकते थे, लिहाजा वो मोमेंटम रहा। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर को बाकायदा डेलिब्रेटली नेगलेक्ट किया गया, उसके अंदर उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, अब एजुकेशन मुझे भी याद है 90s में, मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाता था, इंजीनियरिंग थी मेरी पहली थी, तो बुनियादी तौर पर मुझे सिंपल होता था ICS, BCS, PCS, अच्छा या MBA, BBA ये शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमने पांडी ज़्यादा करने थे मार्केट इकोनॉमी के, हमने कुछ पैदा तो करना ही नहीं था, हमें अपना तो बनाना ही नहीं था, हमने तो बेचना था, और बेचने के लिए MBA की ज़रूरत होती है, पांडी की ज़रूरत होती है, ये जो चीज़ें बेच रही हैं। लिहाजा आप देखें कि पूरे लॉ और उसकी जगह क्या बनना शुरू हुए, बिजनेस कॉलेज बनना शुरू, IT तो अब आई है, फिर उस वक्त IT आ गई, पहले ICS था, फिर IT आ गई, और फिर तो बुनियादी तौर पर वो क्या था, टेक्निकल कॉलेजेस बनना शुरू हो गए, पॉलिटेक्निक, फलाना पॉलिटेक्निक, क्योंकि हमने स्किल्ड लेबर पे, हमने रिमिटेंसेस पे पलना, हमने जो पैदा करना है जब जिस तरह की इकोनॉमी के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिस तरह मैंने तो वो हमने करना था। तो बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि हमने, अच्छा यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने कहा तबकाती निज़ाम तालीम है, मैं तबकाती भी नहीं से कहता, तो होता है जब हम कहते थे 2 तबके पैदा करते हैं, ये तो कितने तबके पैदा करते हैं जिसके पास जी बात करो यार, जिसका भी आपके साथ वो क्या कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं यूट्यूब की ज़्यादा बंद कर रहे हैं, तो ये बंद क्या इसका ब्लूटूथ बंद कर अच्छा जी, और बस आखिरी एक दो बातें और हैं कि माहिरीन में संबंधित करना है, तो बहुत जूनियर इन टर्म्स ऑफ एकेडेमिया में। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तो काफ़ी नहीं है,
بلکہ یہ جس کے پاس جتنی تنخواہ ہے اسے اسی طرح کا کالج مل جائے گا. اے لیول او لیول جس کے پاس بہت پیسے ہیں, جو انجینئر ہیں باہر ہیں, اور جن کے پاس وہ لے لیں گے, لوور مڈل کلاس ہے وہ اگلے لیول پر آ جائے گی, تو اسپیریئر میں چلا جائے گا, پھر وہ کوئی اور چلا جائے گا, جس کے پاس جتنے پیسے ہیں. اور اینڈ پہ ورکنگ کلاس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. اور اب تو جو مختلف طریقوں سے انہوں نے کیا ہے, تو اب تو ورکنگ کلاس پنجاب یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتی, اس کی بھی فیسیں جو ہے بعض اوقات اتنی زیادہ نہیں پڑھ سکتی. تو میرا خیال ہے یہ ایک طبقے کی تعلیم نہیں ہے, یہ کئی طبقوں کی ہے. اس میں جس کے ساتھ جتنے پیسے ہیں, تو ظاہر ہے پھر طبقاتی نظام تعلیم جو ہوتا ہے وہ طبقوں کو ریپروڈیوس نہیں کرتا ہے. جو اچھی جگہ سے پڑھے گا اچھی جاب کرے گا, اس کا امیر امیر اور غریب غریب ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ونس اگین ہمارا جو نیکسس ہے نالج پروڈکشن کا, کس طرح کی اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اچھا پھر آپ کی جو سیاست ہے وہ اتھارٹیرین ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ میں ذاتی طور پر ایز این ایکڈیمک فیل کر رہا ہوں, وہ ابھی آپ لوگوں نے بھی کیا, کبھی 70s میں اور طریقے سے, زیادہ دور میں اور طریقے سے. آپ کو پتہ ہے لبرل یونیورسٹی میں اور نیو لبرل یونیورسٹی میں بہت بڑا فرق ہے. جو لبرل یونیورسٹی ہوتی تھی نا, جیسے جس میں رسل جیسے پروفیسر ہوتے تھے, وہ بے اسلام کی بات کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے تھے, وہ لڑتے تھے, اس میں جاب سیکورٹی ہوتی تھی. تو نیو لبرل یونیورسٹی جو ہے وہ سینٹرز پر چلتی ہے, فنڈنگ پر چلتی ہے. جو پرائیویٹ بڑی یونیورسٹیاں ہیں, یو ایس اے وہ جسے کہتے ہیں سینٹر فار ایکسلنس, سینٹر فار ایکسلنس آف دس, وہ جو ٹریڈیشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ مارکیٹ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. آپ جتنی ریسرچ کر رہے ہیں آپ کمپنیوں کے لیے جاتے ہیں, کمپنیاں فنڈ دیتی ہیں, کمپنیوں کے پاس وہ پیٹنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا یونیورسٹی بھی کیپٹلزم کے ساتھ اور کمپنیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اسپیشلی ایک طرف تو کیپٹلزم اور وہ بھی کمپراڈور گماشتہ قسم کا سرمایہ داری نظام وہ بھی موجود ہے, اوپر سے اتھارٹیرین جو ٹریڈیشن ہماری چل رہی ہے, جو بھی یہاں پہ اس نظام کو توقع ہے, ورنہ شاید اس کو خلاف لڑتے اور اسے اکھاڑ دیتے, لیکن اس کے بچانے والے نہیں. تو مجھے اس وقت جو سمجھ آ رہی ہے ایجوکیشن میں, ایکڈیمک فریڈم کرنا, سلیبس چلے جو مرضی ہے. یونیورسٹی کی سطح پر آتے آتے میرے پاس فریڈم ہوتی ہے, میں اپنا سلیبس تیار کرتا ہوں. AGC لگاتی ہے میرے اوپر پابندی کے نہیں یار یہ سبجیکٹ ہونے چاہیے, پھر اس میں بھی میں منور کر لیتا ہوں. لیکن یونیورسٹی کے لیول پر ہم اپنا کورس خود تیار کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن بدن جو مجھے خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ نہیں پڑھانے دیا جاتا. آپ اور جو آپ کی نئی یونیورسٹیاں ہیں پرائیویٹ, وہ تو 9 to 5 والے عجیب سی وہ یونیورسٹی ہیں. کوئی میرے خیال ہے جس وقت سب سے بری چیز شاید پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے پروفیسرز کو وہ ایکڈیمک فریڈم ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے پاس کوئی ایکڈیمک فریڈم نہیں. ہم بڑے وہ ماڈرن قسم کے سبجیکٹوں پڑھاتے ہیں, لیکن سوائے ایک میری یونیورسٹی ہے جس میں ایکڈیمک فریڈم ہے, میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں, اور وہ کچھ مقبول صحیح ہے کہ وہاں پر کوئی آج تک شدید. لیکن آپ BNU میں چلے جائیں, آپ اس طرح کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں, بالکل جان سکتے ہیں. اور ویسے ہی ثابت ہو گیا, یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جو گریجویٹ ایجوکیشن ہے, گریجویٹ اسٹڈیز ہیں اور پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز ہیں, وہ نہیں دے سکتے, کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہمارا پبلک سیکٹر ہی کر سکتا ہے تھرڈ پارٹی کنٹریز میں. ایون انڈیا میں پرائیویٹ سیکٹر اچھی یونیورسٹیز نہیں چلا سکتا, کیونکہ اس کے لیے پیسہ ہوتا ہے, ورنہ ہیوی فیس ہے اور صرف ایک ہی طبقے کو آپ لا سکتے ہیں. تو یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے, ٹریول کے لیے ہمیں فنڈنگ ملتی ہے اور ہمیں دینی پڑتی ہے, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر نہیں دیتا. تو آپ ڈگریاں دے رہے ہیں بیسیکلی, اور وہ بھی بہت مطلب یہ کہ ساری بات. تو ایکڈیمک فریڈم مجھے لگتا ہے کہ میں خبریں سنتا ہوں, میں اتنی زیادہ تو چیزیں نہیں بتا کہ ایون آپ کے پوری ایکٹیویٹی کو پبلک سیکٹر کے اندر پھر فوجی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سنا ہے, میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ میٹنگ میں بھی بات کو بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس وقت باقاعدہ ہر قسم کی ایکڈیمک فریڈم کو, ایکڈیمک فریڈم تو بہت ہی اہم چیز ہے. یہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. آج وہ اینٹی سوشل بیہیویئر اینڈ کنٹرول آف گڈا ایکٹ جو سارا آیا ہے, میں اس پر ڈسکشن کر کے آیا ہوں. بیسیکلی کولونیل لا سے بھی وہ برا لا ہے جو پرانے لا ہے. خیر, تو ایک تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. لیکن اب آخر میں جو بات پوچھی تھی ساتھ سے کیا ضرورت کس چیز کی, میرے نزدیک ایجوکیشن کی اسپیشلی 2 ویلیوز بڑی اہم ہیں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ, کریٹیکل تھنکنگ اور انٹر ڈسپلنری نیچر ایجوکیشن. کیونکہ ہم نے ڈیم بنانے والا گدھا پیدا نہیں کرنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کو پتہ بھی ہو کہ اس سے ماحول پر کیا فرق پڑتا ہے, اسے ماحولیات کا بھی پتہ ہو, ڈسپلیسمنٹ کے اثرات سے کیا, جسے وہ گرامشی کہتے ہیں آرگینک انٹلیکچوئل.
एज एक तो ये है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग और हमें दूसरी चीज़ है इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे एक तीसरे लेवल की भी, अभी हमारी बहस जितनी निसाब के हवाले से हुई है, जितनी मैंने सुनी है, जितना मैंने पढ़ा है, तो मेन वही हम सब की प्रोग्रेसिव राइटर्स की भी और हमारी ये रही है लिबरलिज्म और इस्लाम। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी पुराना जो स्टेट स्ट्रक्चर था वो लिबरल था, अंग्रेजों से जो हमने किया था उसे हमने वो जो मैंने बताया कोल्ड वार के तरह इस्लाम आई, हम सब इस टाइप वर्क नहीं करें। हालांकि दोनों फ्रॉड। और मेरा जो थीसिस था जो ये कि जो बहस है हमारी जुडिशियल हिस्ट्री पे, मैंने कहा था कि जितना भी केस लॉ है वो ऐसे लगता है जैसे डाइकोटमी में फंसा हुआ है, लिबरलिज्म वर्सेस इस्लाम, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। जबकि अगर आप उसको उसकी पर्टिकुलरिटी में ऐसे करके पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को तोड़ें तो वो बेसिकली लिबरलिज्म और इस्लाम का कॉम्बिनेशन है, और दोनों मिल के हमारी एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को पैदा करते हैं। यानी उन्होंने इस्लाम से भी और लिबरलिज्म से वो चीज़ें ली हैं जो इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस कर सकें, स्टेट को। तो लिहाजा इससे भी हमें इन दोनों से भी ऊपर उठ के उस निसाब और उन वैल्यूज़ के साथ खड़ा होना है जो कि वर्किंग क्लास हमारे तबकों की जद्दोजहद के साथ जुड़े। इसके लिए आखिरी बात फिनान से जो किसी ने कहा, जो वो लड़ाई कर रहा था, तो क्या हमारा जो नया कल्चर होगा, जो वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो उन्होंने पूछा वो क्या होगा, क्या वो वेस्टर्न होगा? उसने कहा इसके खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या वो इंडिजिनस होगा? उन्होंने कहा इंडिजिनाइटी जो है वो तो डीजनरेट होती है 300 साल की कॉलोनाइजेशन, हमें असल बात का पता ही नहीं है क्या है। तो लिहाजा कहते हैं कि जो नया कल्चर होगा, जिसे वो न्यू कल्चर कहता है, वो कहता है कि वो हमारी जद्दोजहद से पैदा होगा। तो लिहाजा मेरी राय में हमारी जो नई हमारा समाज जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा हम मुसावात पर मबनी समाज बनाना चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि जो अमन हो, डेमोक्रेसी हो, डीपर डेमोक्रेसी हो, लिबरल डेमोक्रेसी ना हो, क्वालिटी हो, ठीक है, सोशलिस्ट वैल्यूज जिस तरह की हम चाहते हैं, फिर उसी तरीके की हमें मेरा ख्याल है कि क्रिटिक रखनी होगी लिबरलिज्म की भी, और ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है उसकी भी उसी तरह की क्रिटिक रखनी होगी, और हमारी क्रिटिक और हमारी जद्दोजहद से नया कल्चर और नया फ्लेवर पैदा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद अजीब। मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो तकरीबन दोस्त हैं उनमें अपने काज के साथ जुड़ा इस सतह पे है कि जब सैयद से रब्ता हुआ तो ये बार्सिलोना में थे, और जब ये बात की गई कि ये प्रोग्राम है और इसको इस सतह पर लेके चलना है, तो मैं जी मैं पहुँचा। तो थैंक यू वेरी मच सैयद।